चीन है कि मानता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन है कि मानता नहीं। हाँ। चीन का दिल है तो क्या किया जाए उसका। तो लेकिन कल रात जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख के हिस्से पे चीन ने फिर बदमाशी की कोशिश की, हरकतें हुई, और वो सिलसिला उसका एक लंबे समय से चला आ रहा है। खास तौर से लगभग 3 महीने हो गए उस सिलसिले को शुरू हुए। और जब ये बातचीत शुरू हुई और गैल्वेन घाटी में जो हुआ, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए और उन्होंने चीनी सैनिकों को भी सबक सिखाया, लेकिन उसके बाद बातचीत का दौर तो जारी रहा। बातचीत का दौर सैनिक स्तर पे भी जारी रहा, सैन्य स्तर पर, और कूटनीतिक स्तर पर भी जारी रहा। लेकिन चीन पीछे हटने की बात तो हमेशा करता रहा, लेकिन वो पीछे शायद हटा नहीं। और कल तो उसने फिर एक तरीके से अति कर दी। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से वहां उसने फिर घुसपैठ की कोशिश की, और ये भी बताया गया कि सीमा पार कई तरीके के उन्होंने अपने साजो सामान भी सजा लिए हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलीप सिन्हा जी हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं और जो चीन के मामलों पर बहुत सारा लिखते पढ़ते रहे हैं, समझते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका कि आपने हमें समय दिया। अब ये जो स्थिति बन रही है, जो मैंने पहले जिस पे कहा कि चीन है कि मानता नहीं, तो आप उस पे हंसे भी, तो क्या लगता है कि चीन चाहता क्या है? चीन हमने उस पर दबाव ज्यादा डाल रखा है या वो हरकतें करना नहीं छोड़ रहा? देखिए, जो चीन के विशेषज्ञ हैं, जो चीन का अध्ययन करते रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उसके बारे में, लेकिन चीन के अंदर क्या हो रहा है, चीन की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है इस वक्त, वो समझने, वो जो विशेषज्ञ हैं वो हमें बता रहे हैं कि थोड़ा आंतरिक सक्सेशन वॉर चल रहा है, पावर ऑफ स्ट्रगल चल रहा है वहां पे शी जिनपिंग और उसके विरोधियों के बीच में। तो एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि चीन भड़का है इस बात से कि भारत पहली दफा अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास कर रहा है और उसे सैन्य दृष्टि से मजबूत कर रहा है। वहां सड़कें बना रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा कि लद्दाख में हमारी एक सड़क तो बनी रही है रोहतांग पास से, अब एक दूसरा टनल भी हम बना रहे हैं लद्दाख से अपना संपर्क मजबूत करने के लिए, ताकि 12 महीने हमारा संपर्क बना रहे लद्दाख से। तो इस प्रकार का विकास की जो दर है हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों की, ये वो इतनी तेज कभी नहीं थी। हम हमेशा बात करते आए हैं कि करेंगे, लेकिन हमने कभी इस रफ्तार से हमने कभी इसको बढ़ाया नहीं था। हो सकता है कि चीन उससे भी कुछ चिंतित हो, क्योंकि चीन ने अपनी तरफ तो अपनी सेना को बहुत मजबूत कर दिया है। अच्छा, चीन की जो दीर्घगामी जो नीति है, दीर्घकालीन नीति है, जो लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिसी है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि चीन दावा कितना करता है सीमा पर, भारत तिब्बत की जो सीमा है उस पे। अभी कुछ दिनों पहले चीन के जो राजदूत है भारत में, सुन वेइडोंग, उन्होंने एक वेब सेमिनार था, उसमें वो बोल रहे थे। तो उसमें बहुत सारे हमारे पूर्व राजनयिक भी शामिल थे। उसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि चीन ने अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपना लाइन क्यों नहीं, उनका जो दावा है वो क्यों नहीं बताया है अभी तक। तो उनका जवाब था चीनी राजदूत का कि अगर हम अपना दावा बताएंगे तो और कलह और बढ़ जाएगा, इसलिए हम अपना दावा बताना नहीं चाहते। तो अभी तक चीन ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कहीं भी कि उसका दावा कितना है। और जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने चीन के दावों का अध्ययन किया है, वो बताते हैं हमें कि चीन ने माओ के जमाने में कहा था कि तिब्बत की 5 उंगलियां हैं। अभी जो 5 उंगलियां हैं वो तिब्बत की जो बौद्ध संस्कृति जो पुरानी है उसके दायरे में जो जो क्षेत्र आते हैं हिमालय पर्वत में, पर्वतीय क्षेत्र में, उन सब पर चीन का दावा है। अब वो शुरू कहां से होते हैं? एक तो हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जिसे हम पहले नेफा बोलते थे, अब अरुणाचल प्रदेश नाम है, पूर्ण राज्य बन गया है, उस पूरे इलाके को पर चीन का दावा है।
चीन कहता है कि वो दक्षिण तिब्बत है, साउथ तिब्बत है वो। उसके अलावा भूटान, सिक्किम, इन दोनों पर उसका दावा है। सिक्किम को उसने करीब 28 साल बाद, जब भारत में जब विलय हुआ सिक्किम का, तो 28 साल लगा चीन को उसे स्वीकार करने में, लेकिन उसे स्वीकार करने के बाद भी चीन अनमना सा रहता है कि सिक्किम भारत का हिस्सा है या नहीं। नेपाल पर भी चीन का दावा रहा है, ये चौथा हिस्सा है। नेपाल के इतिहास में है कि करीब 100 साल 1793, 91, 92 से करीब 1905 तक हर 5 वर्ष पर नेपाल करीब 10,000 रुपया चीन के सम्राट को भेजा करता था। तो चीन नेपाल वाली समझता है कि नेपाल भी हमारा एक ट्रिब्यूटरी स्टेट है। और उसके अलावा लद्दाख है, जहां पर भी ये सारा हो रहा है। लद्दाख तो वैसे भी एक जमाने में तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब कश्मीर के राजा ने, जम्मू कश्मीर के राजा ने जब युद्ध किया तिब्बत के साथ, तब 1842 में एक संधि हुई थी, जिसमें कि तिब्बत ने स्वीकार किया था कि लद्दाख भारत का हिस्सा है। भारत चीन सिक्किम को लेकर के जो सीमा है, सिक्किम पे जो सीमा है, वो एकमात्र सीमा है जिस पर कि भारत और चीन में जब ब्रिटिश इंडिया था उस समय संधि हुई थी। उसके अलावा कोई संधि नहीं है जिस पर चीन ने अपना हस्ताक्षर किया, क्योंकि चीन का मानना है कि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1914 का, वो एक अनइक्वल ट्रीटी था, उसे चीन ने नहीं किया, उस पर चीन ने हस्ताक्षर किया ही नहीं था। तो अभी जो भारत तिब्बत की जो सीमा है वो पूरी तरह से खुली हुई है, और चीन का उस पर जो दावा है वो हमें स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। तो चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा है और पीछे हटता है थोड़ा बहुत, 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हटता है। और इस दफा जो इसकी जो नीति रही है वो कुछ ज्यादा ही आक्रामक रही है। जैसे डोकलाम में हुआ था तो वहां पर कुछ दिनों बाद समझौता हो गया था, और चीन फिर, लेकिन उसके बाद भी चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और ऐसे इलाके में चीन ने अपने बंकर बना लिए हैं जहां पर पहले उसके बंकर नहीं थे। अब यही स्थिति अनगोंग लेक में हो गई है, जहां पर कि पहले जो 4-5 फिंगर थे, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, उस पर पहले दोनों पक्ष पेट्रोलिंग किया करते थे, और दोनों पक्ष मानते थे कि यह हिस्सा हमारा है, लेकिन लड़ते नहीं थे आपस में। अब चीन ने क्या किया है कि आगे आकर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में अपने बंकर बना लिए हैं, और कहता है कि यह तो हमारा हिस्सा हो गया। अब उसके बाद और आगे बढ़ना चाहता है, तो अब हमें देखना होगा कि हम क्या नीति अपनाना चाहते हैं इसको रोकने के लिए। पेंगोंग झील के आसपास जो वो कर रहा है वो हम सबको पता ही हो गया है, लेकिन इस बीच में जो विवाद था, शुरुआती विवाद था, फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 10 तक मेरे ख्याल से था, और शायद वो 8 तक वापस भी आए। हमेशा से उसकी आदत रही है, जो ट्रेड यूनियन का नियम रहा है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, वो उनका अलग उल्टा नियम हो जाता है, और वो तब भी फायदे में हमेशा रहे हैं। ऐसी क्या अब रणनीति भारत की तरफ से ऐसी स्थितियों में, खासतौर से क्योंकि राजनयिक स्तर पे आप बहुत सारी चीजों से निपटते रहे हैं पहले भी, ऐसे में जो सैन्य दबाव है भारत का वो ज्यादा काम आएगा या कूटनीतिक दबाव ज्यादा काम आएगा? देखिए, दबाव तो हमें दोनों बनाए रखना होगा, क्योंकि दोनों ही दबाव जो हैं वो राजनीतिक दबाव के क्षेत्र में आते हैं, कूटनीतिक भी और सैन्य भी। और हमें दोनों दबाव बना रखना होगा, क्योंकि अगर आपके पास सैन्य शक्ति नहीं होगी तो आपकी राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक दबाव भी नहीं बना सकते हैं, उसका कोई मायने नहीं होता है। तो हमें दोनों क्षेत्र में दबाव बना के रखना होगा, ताकि चीन को यह मालूम हो कि यदि वो सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका जवाब भी सैन्य कार्रवाई पे ही मिलेगा। लेकिन साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और द्विपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तरों पर चीन पर दबाव बनाए रखना होगा, ताकि जो अन्य देश हैं जिनके की विवाद है चीन के साथ, वो भी उस पर आवाज उठाएं, और दुनिया के अन्य देश जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहते हैं, वो भी इस पर आवाज उठाएं कि इस प्रकार की आक्रामक नीति कोई भी देश किसी देश को नहीं करना चाहिए, और यदि करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग करता है, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होगी। क्या आप ये मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मतलब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ये कि भारत के समर्थन में आना, बात करना, या सचमुच कोई
सपोर्ट बढ़ा देना। अभी जब बातचीत हो रही है तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मामला हो, चाहे जापान का मामला हो, जिन जिन से उसके संबंध, चीन के संबंध खराब चल रहे हैं, वो अगर कोई सैन्य विवाद अगर ज्यादा बढ़ता है या वो हमला करने की कोशिश करता है, तो क्या आपको लगता है कि भारत के साथ कुछ देश अमेरिका समेत खड़े होंगे और ठीक से खड़े होंगे या सिर्फ नाम के लिए खड़े होंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, और इसमें शायद पता नहीं कितने लोग मेरा समर्थन करें, कि मेरा मानना है कि हमें इस वक्त सैन्य संधि करनी चाहिए, खुलकर करनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका भारत की सहायता में नहीं आएगा। यदि भारत की आजादी खतरे में पड़ती है या भारत का कोई जमीन छीन छीनता है तो अमेरिका खड़ा नहीं होगा, भारत को खुद ही लड़ना पड़ेगा। हो सकता है इस पे विवाद हो सकता है। यदि भारत की अमेरिका के साथ संधि हो तब अमेरिका भारत की सहायता करेगा या नहीं। लेकिन जहां तक इतिहास देखें, यदि आप पिछले 70 वर्षों का द्वितीय महायुद्ध के बाद, तो जब 20वीं शताब्दी का अंत हो रहा था या जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तब दुनिया के ऐसे कई देश थे जिनके साथ संधि थी अमेरिका की, उनके बचाव की, सोवियत संघ के खिलाफ या चीन के खिलाफ। आज भी दक्षिण कोरिया है, जापान है, ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ संधि है अमेरिका की। और जिन जिन देशों के साथ संधि रही है अमेरिका की, उन देशों पर न तो सोवियत संघ ने आक्रमण किया, नहीं चीन ने आक्रमण किया। तो इसका क्या मतलब है कि संधि होने से ही चीन को इस बात को समझना होगा कि यदि मैं आक्रमण करता हूं इस देश के ऊपर तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाएगा। अमेरिका खड़ा होगा या नहीं ये नहीं मालूम है किसी को, लेकिन चीन को इस बात को मान के चलना हो कि अमेरिका खड़ा हो सकता है उसके विरोध। इसीलिए अब आपको याद होगा शीत युद्ध के समय जब पश्चिमी जर्मनी और जर्मनी विभाजित था और सोवियत संघ की पूरी सेना लगी हुई थी यूरोप में, और डर था पश्चिमी यूरोप को कि सोवियत संघ आक्रमण कर देगा, तो उस समय नेटो की संधि थी। लेकिन कभी सोवियत संघ ने आक्रमण नहीं किया नेटो के यूरोप में, क्योंकि उसे मालूम था कि इसका जवाब भी मिलेगा उसे। तो हमें भी ये मानकर चलना होगा कि यदि हम खुलकर एक संधि करते हैं तो चीन को सोचना पड़ेगा, दोबारा तिबारा 5 दफा 10 दफा सोचना पड़ेगा भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी तक की भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मगुआ माने जाने जाते थे, अब वो दिन गए पूरी तरीके से? अभी तो सामने तो कहते ही अपने आप को हम गुटनिरपेक्ष, लेकिन क्या वो दिन खत्म हो गए हैं? अब हमें एक किसी ब्लॉक का में जाना ही होगा या एक किसी ब्लॉक का नेतृत्व ही करना होगा? देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति जो बनाई थी हमने, वो बनाई थी कोल्ड वॉर के समय। कोल्ड वॉर हो रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। आज का जो कोल्ड वॉर है वो चीन और अमेरिका के बीच में है। चीन हमारा दुश्मन है, तो इसमें हम गुटनिरपेक्ष कैसे रह सकते हैं? इस पर कहते हैं कि हम दोनों पक्षों के साथ कॉपरेशन, यदि चीन एक भारत के प्रति एक मैत्रीपूर्ण देश होता तो हम निश्चित रूप से गुटनिरपेक्ष रह सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है आज। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी नीति जो है, कोई भी नीति, विदेश नीति जो होती है, वो देश की आजादी को बरकरार करने के लिए होती है, बरकरार रखने के लिए होती है। जब हमने गुटनिरपेक्षता की नीति बनाई थी कोल्ड वॉर के समय, वो इसीलिए बनाई थी कि हम चाहते थे कि हमारी जो विदेश नीति की स्वतंत्रता है वो बनी रहे, ताकि हमारे जो इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमें मिला, तो वो इंडिपेंडेंस हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी हो। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें एक नई परिस्थिति है। अच्छा, आप जब बात की, जो आपने गुटनिरपेक्षता की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1963 में भी हमने अमेरिका के साथ, चीन के युद्ध हुआ था उसके 1 साल के अंदर हमने अमेरिका के साथ एक एयर डिफेंस एग्रीमेंट किया था। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा था और जो बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था, तब हमने सोवियत संघ के साथ संधि की थी, क्योंकि उस समय भी हमें खतरा था कि यदि हम बांग्लादेश में जाते हैं बांग्लादेश को आजाद करने के लिए, तो चीन आक्रमण कर सकता है। तो चीन के आक्रमण को रोकने के लिए
हमने सोवियत संघ के साथ संधि की थी। तो ये इस प्रकार की संधि हमने पहले की है कि अब हमारी विदेश नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं होगा इसका, ये अगर इस प्रकार संधि करते हैं। और आज की स्थिति में जब अमेरिका में एक बाई पार्टीजन सपोर्ट हो रहा है, यानी दोनों पक्ष जो है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों ही भारत के समर्थन में खड़ा होने के लिए तैयार हैं, तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और इस संधि की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब सवाल है कि स्ट्रेटेजिकली भारत इस समय जो कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक संकट है, एक छोर पर अरुणाचल है, दूसरे छोर पर लद्दाख पे है, तो क्या चीन दोनों तरफ से ये दबाव डाल सकता है? दबाव मेरा मतलब सैनिक आक्रमण की कभी सोच सकता है, या पहली बात तो ये कि वो आक्रमण की सोच सकता है कि नहीं सोच सकता, और दूसरी बात ये कि हमें उसको इस स्थिति में लाने देना चाहिए, या हम सिर्फ जैसे हम चल रहे हैं डराने के लिए, धमकाने के लिए, और अपनी एक्टिविटी हम जारी रखे हैं, निर्माण हम कर रहे हैं, राफेल की तैनाती हम बॉर्डर पे कर रहे हैं, ये सब हमें करते रहना चाहिए। देखिए, हमें अपनी सैन्य तैयारी तो पूरी करनी चाहिए हमेशा, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि चीन हमसे बहुत आगे है, सैन्य शक्ति में भी और आर्थिक शक्ति में भी। और यही कारण है कि अब आप यदि देखें कि जब पुलवामा हुआ था तो उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, चीन पे तो नहीं किया है, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें करना चाहिए, लेकिन नहीं किया है। क्यों किया है? हमें मालूम है कि चीन के पास शक्ति अधिक है, और यदि चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो पूरे क्षेत्र में, आपने कहा कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक उसकी सेना फैली हुई है और उसमें इतनी ताकत है कि इस प्रकार का आक्रमण कर सके, बल्कि उत्तर से ही नहीं दक्षिण में भी उसके सैन्य बेस है, ग्वादर में है, हामाटोटा में बना रहा है, म्यांमार में है। तो इस प्रकार की शक्ति और इस प्रकार का जो खतरा भारत के ऊपर था, ये इतिहास में कभी नहीं रहा है कि एक देश दो दिशाओं से, उत्तर से भी और दक्षिण से भी, भारत पर आक्रमण करने की क्षमता रखता। तो अभी जो खतरा है भारत के ऊपर, थ्रेट परसेप्शन जो भारत के ऊपर है, वो इतिहास में कभी नहीं रहा। तो हमें ये देख कर आगे बढ़ना है कि एक और चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ उसकी संधि है, यदि चीन भारत पर सैन्य दबाव बनाता है तो साथ साथ पाकिस्तान का दबाव भी बनेगा, और पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कहा भी है, इस प्रकार की बातें भी की जाए पाकिस्तान। तो हमें जी बताइए। नहीं, तो हमें जब भी किसी प्रकार के दबाव के सोचना है, सैन्य दबाव का, तो हमें दोनों फ्रंट पर, बल्कि तीनों फ्रंट पर हमें सोचना होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर और दक्षिण पूर्व। हमें चीन के भी पक्ष को समझना होगा, खासतौर से अपनी तैयारी या अपनी रणनीति को देखते हुए। आखिर चीन जब इस समय बहुत बड़े दबाव में है, अंदरूनी दबाव उसका शायद जो हम सब लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता लगता हो, लेकिन है बहुत ज्यादा, जो बताया जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो वहां पर अन्य क्षेत्रों को लेकर के हो, तिब्बत को लेकर के हो, और बहुत सारे दबाव वहां चल रहे हैं बैठ करके। ऐसी स्थिति में वो क्यों एक खतरा मोल लेना चाहता है पूरे विश्व से कि आंखें उसकी तरफ जाएं? ऐसा वो क्यों करना चाहता है? क्या वजह है कि वो इस तरीके की हरकतें अभी भारत के लिए खासतौर से कर रहा है? भारत को घेरने के लिए वो पाकिस्तान से भी चीजें कर रहा है, वो श्रीलंका से भी कर रहा है, वो जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उन सबको उनकी जगह पर उनसे वो अपने अपने पींगे बढ़ा रहा है। एक तो व्यवसायिक पींगे हो सकती हैं, लेकिन दूसरी वो रणनीतिक पींगे ज्यादा बढ़ा रहा है। तो हम उसकी क्या खास वजह, वही विस्तारवादी नीति है या कुछ और भी आपको लगता है? देखिए, चीन की नीति ऐसी क्यों है, ये तो हम केवल अटकल लगा सकते हैं, क्योंकि अब चीनी नेता कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर बहुत तरह की अटकल लगाई जा रही है। जैसे आपने कहा कि हो सकता है वहां पर अंदरूनी दबाव हो, इसी कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो विकास, ये तो एक्सपेंशनिस्ट देश है,
और ये एक्सपेंशनिस्ट शब्द जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया है चीन के लिए, ये आज से 50-60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी इस्तेमाल किया था चीन के लिए, कि चीन जब यूनाइटेड हो जाता है, एकीकृत हो जाता है, तब चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है। तो इस प्रकार की बात बहुत पहले से हो रही है कि चीन एक विस्तारवादी देश है। अब यदि आप चीन की जो दावे हैं वो आप देखें, तो वो मंगोलिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, भारत, तुर्किस्तान के, मध्य एशिया के जो देश हैं, सबके साथ उसके दावे हैं, जमीन टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसके। तो चीन की एक तो विस्तारवादी नीति है, और दूसरा जैसे आपने कहा कि चीन में अंदरूनी पावर स्ट्रगल है। साथ में एक बात और समझनी चाहिए कि चीन एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश नहीं है, चीन एक तानाशाही देश है। तानाशाहों की एक विशेषता होती है कि जब वो उन्हें अंदरूनी समस्या होती है तो उसे अंदरूनी समस्या को हटने के लिए दोपहर की ओर आक्रमण करते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में जब अयूब खान को परेशानी हुई थी तो उन्हें भारत पर आक्रमण किया था 1965 में, क्यों? क्योंकि उनकी अंदरूनी स्थिति कमजोर हो रही थी। तो इस प्रकार की जो नीति होती है, ये एक विशेषता होती है तानाशाही देशों की। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें जब आंतरिक परेशानी होती है तो उनमें इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं वगैरह वगैरह, वो अपने अंदर में ही वो व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की बात तानाशाही देशों के साथ नहीं होती है। तो हमें इस बात को समझ के चलना चाहिए कि चीन की जो आक्रामक नीति है, वो यदि अंदरूनी कलह वहां बढ़ती है तो उसकी आक्रामक नीति कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो अब फिर एक अंतिम सवाल के तौर पर है कि भारत इस समय जिस तरीके की नीति अपना रहा है, हमारा देश जिस तरह से नीति अपना रहा है, उसमें आपकी निगाह में उसमें और क्या वैल्यू ऐड किया जा सकता है, और क्या जोड़ा घटाया जा सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन पर और बने और देश में भी लगे कि हाँ, हम लड़ने की स्थिति में हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी होगी। अभी तो खैर कोविड वगैरह शुरू हो गया, ऐसे कारण बड़ी परेशानी है, लेकिन भारत का जो आर्थिक विकास है वो बहुत जरूरी है, तेज आर्थिक विकास करना, क्योंकि किसी भी देश की जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक उसकी सैन्य शक्ति मजबूत नहीं हो सकती है। तो एक तो हमें ये करना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। साथ साथ सेना पर जो हम खर्च कर रहे हैं उसे हमें बढ़ाना होगा ताकि हमारी सैन्य शक्ति बढ़े। और जो हमारी जो बात है ये आत्मनिर्भर होने की हथियार में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश बड़ी सैन्य शक्ति तभी बन सकता है जब वो खुद हथियार बनाता हो, न कि बाहर से हथियार खरीदने से। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा, और उसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी देखना होगा कि जो देश चीन से इस वक्त परेशान हैं, वो देश भी अपनी आवाज उठाएं, और हमें उनके साथ मिलकर उनके साथ बातचीत करनी होगी, ताकि हम ऐसी परिस्थिति में रहें कि यदि हमें कल आवश्यकता हुई या आज आवश्यकता है तो हम उनके साथ सैन्य संधि कर सकें। क्या आप युद्ध की संभावना देखते हैं, या ये कि सिर्फ तनाव ही ज्यादा रहेगा, तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहेंगी, कभी कुछ इधर से होगा कभी उधर से होगा और चीन हरकत करता रहेगा, हम लोग फिर सुलझाने की कोशिश करेंगे, कूटनीतिक दबाव होंगे, राजनयिक दबाव होंगे, और हम लोग जो अपना मजबूती कर रहे हैं वो करते रहेंगे? या सचमुच कुछ आपको आसार दिखते हैं कि युद्ध के आसार होने है, ऐसे संभावना है ऐसी, या आशंका है ऐसी? देखिए, किसी युद्ध को टालने का या युद्ध से बचने का एक ही तरीका होता है, वो है युद्ध के लिए तैयार रहना। क्योंकि दुश्मन तभी आक्रमण करता है जब आप तैयार नहीं हो। यदि आप तैयार हो तो दुश्मन कभी आक्रमण नहीं करता है। तो जब तक हम सतर्क रहेंगे तब तक युद्ध का खतरा कम रहेगा, और जिस दिन हम कमजोर पड़ेंगे या अनिश्चित होंगे उसी समय हमारी कमजोरी बढ़ेगी और हमें आक्रमण का खतरा होगा। यदि हम सतर्क रहते हैं अपनी सैन्य तैयारी में और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय तैयारी में, तो जो संभावनाएं हैं कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा वो कम होंगी। चलिए, संभावनाओं पे ही हम सब लोग हैं अभी, और ये उम्मीद करते हैं कि युद्ध तक स्थिति ना आए। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें समय दिया और उस गहन विचार विमर्श में हिस्सा लिया। शुक्रिया।